ऊंचे ऊंचे पहाड़ हों, सर्द हवाएं चल रही हों और इन खूबसूरत वादियों के बीच आप गर्मा गर्म चाय की चुस्की ले रहे हों, सुनकर ही मजा आ गया ना। पहाड़ों में अक्सर आप सभी ने चाय का लुत्फ तो जरूर उठाया होगा, और अगर आप उत्तराखंड के किसी गांव में चले जाएं तो वहां तो आपको स्टील के गिलास में भरकर चाय दी जाएगी। मगर क्या आपको मालूम है ये स्वादिष्ट चाय उत्तराखंड कैसे पहुंची, भारत कैसे पहुंची, और इससे भी बड़ा सवाल है कि इसका आविष्कार कैसे हुआ। बात है 2732 बीसी की। चीन के राजा शेन नुंग अपने बगीचे में बैठकर गर्म पानी पी रहे थे। बस उसी समय वहां मौजूद एक पेड़ की टहनी से एक पत्ता उड़कर आया और राजा के उस प्याले में गिर गया जिससे वो पानी पी रहे थे। तभी राजा को उनके पानी में से एक अलग खुशबू आती है, जिसके बाद उन्हें उस पानी के रंग में थोड़ा बदलाव नजर आता है और वो उस बदले हुए पानी का एक सिप लेते हैं, जो कि उन्हें बेहद पसंद आता है। और बस इसी के बाद से चाय का आविष्कार होता है। आपको बता दें कि चाय का नाम भी राजा शेन नुंग ने ही दिया है। पहली बार शेन नुंग ने चाय को चा आ कहा था। चा आ एक चीनी अक्षर है जिसका मतलब है परखना या फिर खोजना। इसके बाद चीन में चाय की ज्यादा से ज्यादा खेती होने लगी और चीन पूरे विश्व भर में चाय बेचने लगा और खूब पैसा कमाने लगा। अब अंग्रेजों ने जब पहली बार चाय पी तो उन्हें ये इतनी पसंद आई कि वो चीन से काफी मात्रा में चाय खरीदने लगे। अंग्रेजों को चाय की ऐसी लत लगी कि वो इसे छोड़ ना पाए। वहीं चीन से चाय खरीदने में उनकी जेब काफी ढीली हो रही थी, क्योंकि लंबे समुद्री रास्तों से निर्यात होने वाली चाय काफी महंगी पड़ रही थी। अब अंग्रेजी दिमाग में कुछ खुरापात चल रहा था, क्योंकि चीन किसी भी देश को चाय के पौधे उगाने का राज नहीं बताता था। वो अकेला ऐसा देश था जो चाय की खेती कर पूरे विश्व में चाय बेचता था। इसीलिए अंग्रेजों के दिमाग में एक आइडिया आया। वो आइडिया था चीन से चाय की पौध चुराने का और उनकी चाय उगाने की तकनीक सीखने का। बताया जाता है कि इस काम के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा एक जासूस चीन भेजा गया। इस जासूस का नाम था रॉबर्ट फॉर्च्यून, जो चीन जाकर चाय की पौध और इसकी खेती की तकनीक को चुराने में कामयाब हो गया। जिसके बाद अंग्रेजों द्वारा चाय की पैदावार की जाने लगी और इसे पूरे विश्व में बेचा जाने लगा। अब बात करते हैं कि चाय आखिरकार भारत में कैसे आई। दरअसल चाय के पौधे भारत के उत्तरी पूर्वी राज्यों में पहले से ही जंगली घास के रूप में मौजूद थे, मगर किसी को मालूम नहीं था कि ये चाय के पौधे हैं। असम के लोग इन पत्तियों को पानी में उबालकर दवाई की तरह इस्तेमाल किया करते थे। जब 1834 में गवर्नर जनरल लॉर्ड बेंटिक ने इन लोगों को इसे दवाई की तरह पीते देखा तो उन्होंने एक समिति का गठन किया और असम के लोगों को चाय के बारे में जानकारी दी। जिसके बाद 1835 में असम में चाय की खेती शुरू हो गई और इसी समय के आसपास ही उत्तराखंड में भी चाय की खेती शुरू हो गई थी। इससे पहले 1827 में सहारनपुर के सरकारी वानस्पतिक उद्यान में अधीक्षक के रूप में कार्यरत डॉक्टर रॉयल ने सरकार से कुमाऊं की ऐसी जमीन मांगी जो बंजर पड़ी थी। डॉक्टर रॉयल का मानना था कि उत्तराखंड की ठंडी जलवायु के कारण यहाँ उगाई जाने वाली चाय बेहद स्वादिष्ट होगी। फिर 1834 में गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक द्वारा एक समिति बनाई गई, जिसमें विशेषज्ञों द्वारा उपजाऊ जमीन का चुनाव किया गया और इसके बाद चाय की खेती में मदद के लिए चीन से चाय के स्पेशलिस्ट बुलाए गए। 1834 में ही इस समिति द्वारा चाय की नर्सरी के लिए प्रशिक्षण हेतु देहरादून को चुना गया। देहरादून में राजपुर रोड और मसूरी के बीच झड़ी पानी में प्रशिक्षण केंद्र तैयार किया गया। इसके बाद 1835 में कलकत्ता से चाय के करीबन 2000 पौधे मंगवाए गए, जिन्हें अल्मोड़ा के लक्ष्मेश्वर और भीमताल में भरतपुर की नर्सरी में लगाया गया। इसी वर्ष ही गढ़वाल की टिहरी में भी चाय की कई पौधशालाओं का निर्माण किया गया। वहीं 1843 में पौड़ी और गडोलिया में कैप्टन हडल्स्टन चाय की खेती शुरू कर चुके थे और इसके अगले साल ही देहरादून के कोलागिर में भी करीब 400 एकड़ भूमि में सरकारी चाय बागान की स्थापना हुई। धीरे धीरे उत्तराखंड में चाय की खेती और उत्पादन तेजी से बढ़ने लगा और साल 1843 में जहां कुमाऊं में चाय का कुल उत्पादन 190 पौंड था, वहीं अगले साल ये बढ़कर 375 पौंड हो गया था। वहीं आपको ये जानकर खुशी होगी कि उस समय उत्तराखंड और खास करके अल्मोड़ा में पैदा होने वाली ये चाय असम और दार्जिलिंग में पैदा हो रही चाय से कई ज्यादा बेहतर मानी गई थी। जब इस चाय की पौधे इंग्लैंड भेजी गई तो वहाँ के लोगों को ये काफी पसंद आई, यहाँ तक कि ये चाय चीन के विश्व प्रसिद्ध ओलांग चाय को टक्कर दे रही थी। अब यहाँ की चाय का नशा अंग्रेजों के सिर ऐसा चढ़ा कि ब्रिटेन के कई परिवार यहाँ आकर बस गए।
1830 से 1856 के बीच ब्रिटेन के कई परिवार रानीखेत, भवाली, अल्मोड़ा, कौसानी, तूनागिरी, बिनसर, मुक्तेश्वर और रामगढ़ जैसी जगहों में बसने लगे। अब इन सभी परिवारों को सरकार द्वारा चाय एवं फलों की खेती के लिए जमीनें भेंट स्वरूप दी गई। इन ब्रिटिश परिवारों को चाय की खेती के लिए जो जमीनें भेंट स्वरूप दी गई, उन्हें फ्री सैंपल स्टेट कहा गया। अब 1965 तक इन इलाकों में चाय का उत्पादन अच्छा खासा हुआ, लेकिन स्वाद में सबसे अव्वल दर्जे की चाय के उत्पादन में पूर्ण विराम लगना तब शुरू हुआ जब काठगोदाम और बरेली के बीच रेल यातायात शुरू हुआ। इस रेल का मुख्य उद्देश्य था पहाड़ों में पैदा होने वाले उत्पादों को बाहर भेजना। अब लोगों को चाय के मुकाबले फलों में ज्यादा मुनाफा होने लगा, जिसके बाद धीरे धीरे चाय की खेती कम होने लगी और फलों की ज्यादा। इसके बाद साल 2004 में उत्तराखंड में चाय विकास बोर्ड का गठन किया गया और 2021 तक उत्तराखंड चाय विकास बोर्ड ने प्रदेश के 9 जिलों में चाय के नए बागान विकसित करने के लिए 48,000 हेक्टेयर जमीन का चयन किया। वहीं चमोली जिले में कई जगहों पर ग्रीन टी का भी उत्पादन किया जा रहा है, जिसकी मार्केट में काफी ज्यादा डिमांड है।